जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि जीके जीएस से संबंधित है। इस क्लास के माध्यम से हम एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में जो है एसएससी में पूछे गए हों, जिससे कि आगामी जो एसएससी का एग्ज़ाम हो उसमें जो है यूजफुल हो सके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो आप लोग को बताना है कि भारत की जो नागरिकता है वह कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। विकल्प है 5 प्रकार से, विकल्प बी है 4 प्रकार से, विकल्प सी है 3 प्रकार से, विकल्प डी है 2 प्रकार से। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यदि बात की जाए नागरिकता की, तो भारतीय संविधान में जो है नागरिकता का उल्लेख जो है भाग 2 में किया गया है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। और यह किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारत में जो है किस प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का जो है भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। और यह कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है, तो 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। तो आंसर कौन सा होगा, सी। वह कौन से 3 नियम हैं। पहला है कि वह व्यक्ति जो है स्वेच्छा से जो है भारत की नागरिकता त्याग दे। दूसरा है कि यदि वह व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तीसरा है कि भारतीय संविधान का जो है उल्लंघन करने पर जो है या अनुतिष्ठित करने पर जो है भारत की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिक्किम को राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया। तो आप लोग को बताना है कि सिक्किम को जो है राज्य का दर्जा है जो दिया गया, कब दिया गया था। 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1978 में। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यदि बात की जाए सिक्किम को जो राज्य का दर्जा है वह किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, इसे जो है 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में दिया गया। सबसे पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, किंतु इसे जो है 1974 में जो है संघ राज्य क्षेत्र में मिलाया गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा जो है सिक्किम को पहले संघ राज्य क्षेत्र में मिलाया गया। उसके पश्चात फिर 1975 में जो है इसे जो है राज्य का दर्जा दिया गया। और किस राज्य के कौन से राज्य क्रम में, तो 22वें राज्य के क्रम में। यदि बात कीजिए वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ और केंद्र राज्य और संघ का जो उल्लेख है, इस क्षेत्र का उल्लेख है, वह किस भाग में मिलता है, तो भाग जो है प्रथम में मिलता है। अनुच्छेद किसमें 1 से लेकर 4 तक जो है भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है। अर्थात वह कौन निम्न में से जो विकल्प दिया गया है, कौन जो राज्य को संघ में जो है शामिल करता है। अर्थात जो राज्य है उसे जो है संघ में कौन शामिल करता है। विकल्प ए है राष्ट्रपति, विकल्प बी है उच्चतम न्यायालय, विकल्प बी है सी है प्रधानमंत्री, विकल्प डी है संसद। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी। संसद जो है विधि बना के जो है, सामान्य विधि बना के जो है राज्य को, किसी भी राज्य को जो है भारत में शामिल कर सकता है, राज्य के रूप में या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में या किसी दूसरे राज्य में जो है मिला सकता है। यह किसमें उल्लेख करता है, तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि भारत में जो है नए राज्यों का प्रवेश। और यदि अनुच्छेद 3 की बात की जाए तो अनुच्छेद 3 में दिया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र के भीतर जो है उसके नाम परिवर्तन या उसके सीमा क्षेत्र में परिवर्तन या जो राज्य हैं उनको अलग करके जो है 2 नए राज्य या 3 नए राज्य में जो है बंटवारा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध करता है। विकल्प ए है अनुच्छेद 14, विकल्प बी है अनुच्छेद 18, विकल्प सी है अनुच्छेद 17, विकल्प डी है अनुच्छेद 19। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यदि अस्पृश्यता की बात की जाए तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 3 और किस में किया गया है, मौलिक अधिकार में किया गया है। और मौलिक अधिकार के तहत जो है
विधि विधि के समता के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता को रखा गया है। यदि बात की जाए अस्पृश्यता का अंत जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 17 में किया गया है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 14 की, तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। यदि बात की जाए अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है कि उपाधियों का अंत। जबकि अनुच्छेद 19 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता, कहीं पे जो है एकत्रित होने की स्वतंत्रता जो है बिना अस्त्र के, फिर है संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसके पश्चात है कहीं घूमने की स्वतंत्रता जो है, फिर निवास करने की स्वतंत्रता, फिर एक है कि आप कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है। तो आप लोग को बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह कितना होता है। विकल्प ए है 3 साल या 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या विकल्प बी है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, विकल्प डी है 6 साल या जो है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, विकल्प डी है 6 वर्ष। तो बताइए कौन सा सही है। यदि संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 14 में मिलता है। और भाग 14 का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, आप लोग जो है विकल्प कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस अनुच्छेद में दिया गया है। यदि बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 में दिया गया है। यदि बात की जाए भाग 14 की, तो भाग 14 जो है कहाँ तक उल्लेख है, तो अनुच्छेद 307 से लेकर 324 तक जो है 324 तक जो 323 तक जो है इसका उल्लेख मिलता है। 324 से लेकर 329 जो है किसका उल्लेख मिलता है, तो चुनाव आयोग के बारे में उल्लेख मिलता है, जो कि भाग 15 में दिया गया है। तो 14 संघ लोक सेवा अर्थात संघ और राज्य के अधीन जो है सेवाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख किया गया है। और भाग किस में है, भाग 14 में अनुच्छेद 307 से लेकर 323 तक। यदि बात की जाए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह कितने वर्ष का होता है, तो सामान्य रूप से उनका कार्यकाल जो होता है अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है, किंतु यदि उससे पहले जो है उनकी आयु 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो उसके पहले जो है उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में कहाँ एक साथ आए। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है 1916 में जो है कहाँ एक साथ आए थे। विकल्प ए है लाहौर, विकल्प बी है अमृतसर, विकल्प सी है हरिपुरा, विकल्प डी है लखनऊ। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है लखनऊ। लखनऊ में जो 32वां अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसी में जो है मुस्लिम लीग जो है कांग्रेस के साथ एक साथ आए थे, और कांग्रेस जो नरम दल और गरम दल में जो है विभाजित हो गई थी, तो इसी में जो है एकत्रित हुए थे, अर्थात एक साथ हुए थे। और किसकी सहायता से हुए थे, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की सहायता से जो है नरम दल और गरम दल जो है एक साथ हुए थे। यदि बात की जाए लाहौर अधिवेशन की, तो लाहौर अधिवेशन जो है 2 बार हुआ था, किंतु जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और यह कौन सा अधिवेशन था, तो यह जो था 45वां अधिवेशन था। यदि अमृतसर की बात की जाए, तो अमृतसर अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, कब हुआ था अमृतसर अधिवेशन, तो यह जो है 1919 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने की थी। और यह कौन सा अधिवेशन था, तो यह जो था यह 35वां अधिवेशन था। जबकि हरिपुरा अधिवेशन कौन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और यह कब इसकी बैठक कब हुई थी, तो इसकी बैठक जो है 1938 में हुई थी। और वह कौन सी बैठक थी कांग्रेस की, तो 52वां बैठक थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7
कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप लोग को बताना है कि बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया, 1526, 1576, 1540 या 1557। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। यदि बात की जाए 1526 की, तो 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का युद्ध जो है 1526 में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और जो है इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें कौन जीता था। तो इसमें जो है बाबर विजयी होता है और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, जो कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया। यदि बात की जाए 1764 की, तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व जो कर रहा था वह कौन था, तो वह था हेक्टर मुनरो। जबकि जो बंगाल का शासक था वह कौन था, वो था मीर कासिम। यदि बात की जाए और जो अवध का शासक तो कौन था, तो शुजाउद्दौला जो था वह अवध का शासक था। जबकि शाह आलम जो था वह कहाँ का शासक था, तो वह जो था मुगल शासक था। तो शाह आलम मुगल शासक था, शुजाउद्दौला वह कौन था, तो वह जो था शाह आलम जो था वह कहाँ का शासक था, तो शाह आलम जो था मुगल शासक था, शुजाउद्दौला जो था अवध का शासक था। जबकि जो मीर कासिम था वह बंगाल का नवाब था। ये तीनों मिल के जो है किससे युद्ध करते हैं, तो हेक्टर मुनरो से जो है युद्ध करते हैं, अर्थात बंगाल अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। और यह कौन सा युद्ध कहा गया, तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और यह कब हुआ था, तो 1764 में। जबकि 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1540 ईस्वी में जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेर शाह सूरी जो है किसे पराजित करता है, तो हुमायूं को पराजित करता है। इसके पहले जो है 1539 में एक युद्ध लड़ा गया, जिसे चौसा का युद्ध कहा जाता है। उसमें कौन पराजित हुआ था, उसमें भी शेर शाह सूरी जो है जीत हुई थी, और पराजय किसकी हुई थी, हुमायूं की हुई थी। यदि 1557 की बात 1757 ईस्वी की बात की जाए, कौन सा युद्ध लड़ा गया, तो इसमें जो है प्लासी का 1757 में जो है प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। किसके बीच लड़ा जाता है, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा जाता है। कौन विजयी होता है, तो इसमें भी जो है अंग्रेज विजयी होते हैं। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो अंग्रेजों का नेतृत्व जो है कौन कर रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। जबकि जो बंगाल का नवाब था वह कौन था, सिराजुद्दौला था। आइए 8, किस शासक को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग को बताना है किस शासक को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। विकल्प ए है औरंगजेब, विकल्प बी है जहांदार शाह, विकल्प सी है फारूक सियर, जबकि विकल्प डी है मोहम्मद शाह। तो आप लोग बताइए कौन सा सही है, औरंगजेब या जहांदार शाह या फारूक सियर या मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था, तो मोहम्मद शाह को जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, जिसका कार्यकाल 1719 से लेकर 1748 तक था। तो इसे किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जो है रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। फारूक सियर को किस नाम से जाना जाता है, तो फारूक सियर को जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो इसका शासनकाल जो है 1713 से लेकर 1719 तक रहता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जो है घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। अगला है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह को किस नाम से जाना जाता है, तो जहांदार शाह को जो है लंपट मूर के नाम से जाना जाता है, जिसका शासनकाल जो है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी तक रहता है। जबकि औरंगजेब का शासनकाल कि कब से कब तक रहता है, तो इसका शासनकाल जो है 1658 से लेकर 1757 तक 1707 ईस्वी तक रहता है, जो कि मुगल वंश का यह अंतिम जो है प्रमुख शासक था। उसके बाद जो है इसके बाद जो शासक आते हैं उत्तर मुगल काल के नाम से जाने जाते हैं। यदि पूछे मुगल वंश का जो प्रमुख लास्ट शासक था वह कौन था, औरंगजेब था, जिसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा सही है, ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि मराठा काल में जो है ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी कौन थे। विकल्प ए है हवलदार, विकल्प बी है पाटिल, विकल्प सी है चौधरी, विकल्प डी है सरदेशमुख।
तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, या सी सही है, या डी सही है। तो मराठा काल में जो ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था, पाटिल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि ब्रिटिश संसद में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे वो कौन थे। तो इसका जो आंसर है वह क्या है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ब्रिटिश संसद में जो है भाग लेने वाले प्रथम भारतीय थे, और ये इन्होंने कब लिया था, तो यह जो है 1892 ईस्वी में लिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि संसार की छत किसे कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि संसार की जो छत है वह किसे कहा जाता है। विकल्प ए है इंदिरास्थल को, विकल्प बी है कंचनजंगा को, विकल्प सी है पामीर पठार को, विकल्प डी है इंदिरा काल को। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो संसार की छत जो है किसे कहा जाता है, पामीर के पठार को जो है संसार की छत कहा जाता है। यदि इंदिरा कौल की बात की जाए तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे किस नाम से जाना जाता है, इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। और यह कहाँ पड़ता है, तो यह जो है कहाँ पड़ता है, तो यह जो है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यदि भारत की दक्षिणी बिंदु की बात की जाए, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह क्या है, तो वह जो है इंदिरा पॉइंट है, और यह कहाँ पड़ता है, निकोबार में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में है। तो आप लोग को बताना है कि जो निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं उन मरुस्थलों में कौन सा मरुस्थल है जो कहाँ स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। यदि विकल्प ए की बात की जाए तो थार, विकल्प बी है अटाकामा, विकल्प सी है गोभी, जबकि विकल्प डी है कालाहारी। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। यदि बात की जाए थार मरुस्थल की तो यह कहाँ पड़ता है, तो थार मरुस्थल एशिया में। एशिया में कहाँ, तो उत्तर भारत के जो है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, और किस देश में, पाकिस्तान। तो थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो अटाकामा मरुस्थल जो है कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। तो इसका जो आंसर होगा अटाकामा मरुस्थल का कहाँ होगा, दक्षिण अमेरिका में, और भी कहाँ, चिली में। जबकि गोभी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो मंगोलिया और चीन में जो है गोभी मरुस्थल पाया जाता है। जबकि कालाहारी मरुस्थल जो है कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में पाया जाता है। तो हमारा कौन सा सही होगा, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 13 कि पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से घिरा हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत जो है पानी है। विकल्प ए है 1/3, विकल्प बी है 1/4, विकल्प सी है 2/3, और विकल्प डी क्या है, आधा। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वह किससे घिरा हुआ है, जल से, अर्थात लगभग 70% जो है पृथ्वी पर क्या है, जल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय मानक समय जो है किस रेखांश पर अपनाया जाता है। विकल्प है 75.5 अर्थात 75.5 डिग्री जो है ईस्ट, विकल्प बी है 82.5 रेखांश, विकल्प बी है सी है 90.5 रेखांश, विकल्प डी है 0 रेखांश। आप सब इसी को जो है ईस्ट बना लेंगे विकल्प में, ईस्ट। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी सही है। तो भारत का जो मानक रेखांश समय है वह कितने डिग्री से लिया जाता है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है रेखांश पर अपनाया गया है। और यह कितने राज्यों से होकर जाता है, तो 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर उसके नीचे कौन सा है, मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा, फिर उसके नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो कौन से 5 राज्य हैं, एक बार फिर से रिवीजन करिए। सबसे पहले ऊपर देखिए उत्तर प्रदेश है मैप में, फिर उसके नीचे कौन सा राज्य आता है, तो मध्य प्रदेश, फिर उसके नीचे छत्तीसगढ़, फिर उसके नीचे उड़ीसा, फिर उसके नीचे कौन सा है, आंध्र प्रदेश। तो हमारा जो भारतीय मानक समय है वह कितने अक्षांश पर या रेखांश पर अपनाया गया है, तो 82.5 डिग्री है। और कौन सा दिशा है, ईस्ट। क्वेश्चन नंबर है 15 कि चुंगी कर क्या है। तो आप लोग को बताना है कि जो चुंगी कर है यह क्या होता है। विकल्प है कर
कर संग्रह केंद्र, विकल्प बी है कर, विकल्प सी है कर प्रक्रिया केंद्र, विकल्प डी है कर सूचना केंद्र। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है कर। तो चुंगी क्या है, कर क्या है, एक प्रकार का कर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निजी निवेश को कहा जाता है। तो आप लोग को बताना है कि जो निजी निवेश होता है उसे क्या कहा जाता है, स्वायत्तपूर्ण निवेश, पोर्टफोलियो निवेश या संस्थागत निवेश या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश। तो बताइए कौन सा सही है, निजी निवेश किसे कहा जाता है। तो निजी निवेश किसे कहा जाता है, संस्थागत जो निवेश होता है उसे क्या कहा जाता है, निजी निवेश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि सबसे बड़ी श्वेत रुधिर कणिका कौन सी है। तो आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ी जो श्वेत रुधिर कणिका है वह कौन सी है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या एरिथ्रोसाइट। बताइए कौन सी सही है इसमें। तो सबसे बड़ी जो श्वेत रुधिर कणिका है वह कौन सा है, मोनोसाइट। कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है रुधिर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ईसीजी किसके कार्य को दर्शाती है। तो ईसीजी जो है किसके कार्य को दर्शाती है बताना है। विकल्प ए है मस्तिष्क, विकल्प बी है फेफड़े, विकल्प सी जो है देखिए विकल्प बी जो है वह है फेफड़ा, जबकि विकल्प सी है विकृत, विकल्प डी है हृदय। तो बताइए कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है या सी सही है। तो ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है या किसको दर्शाने में किया जाता है, तो हृदय के जो है रोग की जांच में जो है इसका उपयोग। 16 जून 2022 को किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो आप लोग को बताना क्या है कि 16 जून 2022 को जो है किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। विकल्प क्या क्या है, विकल्प ए है राजनाथ सिंह, विकल्प बी है अनुराग ठाकुर, विकल्प सी है जितेंद्र सिंह, विकल्प डी है नितिन गडकरी। तो बताइए कौन सा सही है। यदि बात की जाए राजनाथ सिंह के पास इस समय वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास जो मंत्रालय है वह कौन सा है, रक्षा मंत्रालय। जबकि अनुराग ठाकुर के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास दो प्रमुख मंत्रालय हैं, वह है सूचना और प्रसारण मंत्री, जबकि और एक कौन सा है, तो खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर हैं। जबकि जितेंद्र सिंह के पास कौन कौन से मंत्री है, तो ये है जो इनके पास मंत्रालय है वह है केंद्रीय क्रमिक और लोक शिकायतन पेंशन और राज्य मंत्री जो है जितेंद्र सिंह हैं। जबकि नितिन गडकरी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। इन्होंने ही जो है नई दिल्ली में औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किस प्रसिद्ध भारतीय महिला गायिका की जीवनी है जो मार्च 2022 में जारी की गई। विकल्प ए है आशा भोसले, विकल्प बी है उषा उत्थुप, विकल्प सी है के.एस. चित्रा, विकल्प डी है महालक्ष्मी अय्यर। तो बताइए कौन सा सही है। द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप किस महिला, भारतीय महिला की जीवनी है, आप लोग को बताना है। तो यह किसकी जीवनी है, उषा उत्थुप की जो है यह जीवनी है। कौन सी, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप जो है किस भारतीय महिला गायिका की है, तो उषा उत्थुप की जो है यह जीवनी है। और यह कब जारी किया गया, तो यह मार्च 2022 में जो है जारी किया गया। तो हमारी क्लास आज पे यहीं पे समाप्त होती है। हमने 20 प्रमुख एसएससी में पूछे गए प्रश्नों को जो है बताने की कोशिश की। करंट को छोड़ के, करंट जो है ये हमेशा बदलता रहता है, तो इसको छोड़ के जो है हमने जो प्रमुख 17 क्वेश्चन थे वो एसएससी में प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यदि ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी साथी जो है इस चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि आपकी फैमिली और बड़ी हो सके। मिलते हैं एक और क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।